हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फायर सर्विसेज के बारे में। ऑल्दो बहुत कम वैकेंसी है, जो अभी रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें बहुत कम वैकेंसी है। आई थिंक 3 या 4 है, लेकिन फिर भी कवर तो करना ही था। इसमें काफ़ी सारी फिज़िकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, और इस प्रोफाइल में थोड़ी सी एक्टिवनेस ज़्यादा चाहिए, थोड़ा फिज़िकल वर्क भी है। तो धीरे धीरे सब कवर कर देता हूँ कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं इस पोजीशन में, ताकि आप लोगों को एक फेयर आइडिया मिल जाए और इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं समझ में आ जाए। तो फायर सर्विसेज का जैसे आप लोगों को पता होगा, इसका सिलेबस अलग है, कॉमन कैडर में नहीं आता है ये। फायर सर्विसेज की जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें जो काम है, सबसे पहला, वैसे तो ज़्यादा कुछ इतना बताने लायक नहीं है क्योंकि ऑब्वियस है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पर भी कुछ कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। मेरे अपने एक्सपीरियंस भी कुछ शेयर कर दूँगा ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि करना क्या है। अब अथॉरिटी में देखिए, जो ऐसे ही फायर लेवल पे आएंगे फायर सर्विसेज में, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में एंट्री रहेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है पहला, वो तो यही है कि भाई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन करनी है फायर वे में। मतलब फायर प्रोटेक्शन दे पाएँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर की, पैसेंजर्स को सेफ़ रखना। और इसके अलावा मान लीजिए कोई वाइटल इंस्टॉलेशन है रनवे में या टर्मिनल बिल्डिंग में, तो उसकी देख रेख करना। मतलब फायर लेवल पे कुछ भी फायर इमरजेंसी क्रिएट होती है तो तुरंत एक्शन करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्टिवली काम करना पड़ता है। कुछ टाइम पहले अभी देखे होंगे, 1-2 महीने पहले कोलकाता वाला जो फायर का इंसिडेंट हुआ था एक, तो उसमें कोई लॉस ऑफ लाइफ तो नहीं हुई थी, पर उसको रिज्यूम तुरंत करना पड़ा था। मतलब कुछ चेक इन या फिर बोर्डिंग वगैरह से रिलेटेड हॉल्ट आया था, और आधे विदिन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स उन्होंने वापस से रिज्यूम किया था सर्विस को। एक्चुअल कॉज तो मुझे पता नहीं है, उस टाइम बस न्यूज़ पढ़ी थी मैंने। तो ऐसे टाइप के इंसिडेंट में आपका रोल आएगा, बस ये बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो कोई भी अगर फायर प्रोटेक्शन है, एयरक्राफ्ट रिलेटेड भी अगर हुई तो भी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हुई तो भी, और कुछ इंस्टॉलेशंस जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस का मतलब इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, इक्विपमेंट वगैरह हो गया। रनवे साइड में इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो उन पे अगर आग पकड़ ली या उनके इर्द गिर्द आग पकड़ लिया तो आपको कॉल किया जाएगा। इन बिल्डिंग में, अगर टर्मिनल बिल्डिंग मतलब कि जहाँ पे अपन बोर्डिंग वगैरह कराते हैं, सब चेक इन चेक आउट वगैरह रहता है ना, तो वहाँ पर अगर कहीं आग पकड़ी तो वहाँ पर कॉल किया जाएगा, बाकियों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सा इमेजिन करिए। फिर उसके बाद जैसे एक और ये है कि ड्रिल्स परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे ड्रिल्स मतलब ऐसा समझ लीजिए, कुछ रूटीन एक्सरसाइजेस रहेंगे, टाइम टू टाइम करनी पड़ती हैं। CISF वाले भी करते हैं रूटीन एक्सरसाइज, ये वाली समझ के चलिए। मतलब जैसे झूठ मूठ तो नहीं बोलना चाहिए, इंटेंशनली आग लगा देंगे कहीं, तो उसको, उस पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे बुझाओगे आप उसको, सब मतलब मिल के ये ड्रिल टाइप का है, एक मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए जैसे कैरी करना है किसी को, मतलब पैसेंजर को कोई ज़ख्मी हालत में है तो उनको कैरी करके भी बाहर निकालना पड़ता है, या कोई ऐसे जगह से दूर सेफ़ एरिया में लेके आना पड़ता है, तो कैसे कैरी करोगे। वैसे डमी किसी आपके पार्टनर को ही उठाना है बोलेंगे ऐसे, फिर उसको लेके दौड़ना, और फिर उठाने के भी तरीके अलग हैं, ऐसे ही लाद नहीं दिए। मतलब कभी कभार सीनियर सिटीजन्स हो गए तो मान लीजिए 2 लोग एक को मिल के उठा के लेके आ रहे हैं बाहर, इस टाइप की ड्रिल इमेजिन करिए करते हैं वो, है ना। तो ये ड्रिल हो गई इनकी। CISF की भी रहती है, सिक्योरिटी वाले जो रहते हैं वो अपनी ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं रूटीन टाइम पे। तो ये ड्रिल्स परफॉर्म करना भी एक टास्क रहता है ना। ये रनवे पे भी करवाते हैं या फिर बिल्डिंग में भी, जो भी जहाँ भी जैसा प्रैक्टिस होता है वो वाली करनी तो पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे, हाँ, इस चीज़ की ट्रेनिंग भी है। ट्रेनिंग वगैरह जैसे इसकी ट्रेनिंग दिल्ली और कोलकाता में होती है, दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। एक तो फायर सर्विसेज कुछ है यार, मैं भूल गया हूँ, नाम भूल गया उनके। फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है और एक फायर ट्रेनिंग सेंटर है। अब दोनों जगहों में किस टाइप की होती है ट्रेनिंग, ये तो मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पर वहाँ पर A to Z आपको सिखा देंगे ट्रेनिंग में। इस पे बेसिक टाइप की भी होती है, प्रमोशनल वाली भी होती है, और एक और होती है इसमें, रिफ़्रेशर कोर्स भी होता है। बेसिक मतलब ऐसा कि जो स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, प्रमोशनल मतलब कि प्रमोशन होने पे जो मिलेगा, और रिफ़्रेशर मतलब जब स्टेशन चेंज करते हैं ना अपन, तो कई सारी नई नई फैसिलिटी देखते हैं या फिर कुछ नए रूटीन्स देखते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग मिलती है। तो ये 3 टाइप की ट्रेनिंग आपको करने
पड़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई जैसे कुछ नया इक्विपमेंट प्रोक्योर किया जा रहा है फायर रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसकी रिलेटेड ट्रेनिंग लेना देना ये सब भी चलता है। ट्रेनिंग लेने के लिए आपको शायद अब्रॉड भी भेज सकते हैं, वहाँ से ट्रेन होके 10-15 दिन में आए, फिर यहाँ पर आप जो प्रोफेशनल्स हैं जितने भी यूनिट पे हैं उनको ट्रेन किए, वैसा टाइप का इमेजिन करिए सिनेरियो, है ना। तो ये 2-3 टाइप के तो मेन वर्क हैं जो मेरे को समझ में आया। इसके अलावा जैसे छोटे मोटे काम वो समझ लीजिए, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई अगर एयरपोर्ट पे या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना हर चीज़ की, कैसे मतलब फायर के इंसिडेंट के टाइम में कैसे आप लोग सब मिल के रिएक्ट करोगे। तो ये सारी इमेजिन करिए वर्क। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहता है। हालांकि इस पे मेरे को जो लगता है कि सर्कुलर से रिलेटेड जो भी फायर से हैं, या फिर मैनुअल्स होती हैं, सेफ्टी मैनुअल्स इनकी, या फिर इमरजेंसी या फिर डिज़ास्टर में ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना भी एक काम रहता है। तो मैंने यहाँ मुंबई में तो ऐसा देखा है कि फायर सर्विसेज की एक मतलब जनरल वाली नॉन टेक वाली भी टीम बैठती है एक अलग जगह पे, और रनवे पे भी एक मतलब बिल्डिंग रहती है फायर के लिए। तो इस टाइप का भी काम इमेजिन करिए। इसके अलावा मान लीजिए जैसे इनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह क्या क्या रहते हैं, तो वही एम्बुलेंस वगैरह रहेंगे। फायर की वो ट्रक देखे होगे, एक बड़ी सी रेड कलर की रहती है, उस पर मतलब पानी मारने का भी रहता है, सीढ़ी वगैरह भी रहती है, और उसकी छोटा वर्जन भी आता है एक, वो भी अभी शायद प्रोक्योर कर रहे हैं, कहीं पर यूज़ तो हो रही है, मैंने न्यूज़ पे पढ़ा था, ताकि रैपिड एक्शन ले सके। और फिर उसके बाद मोबाइल एक कमांड पोस्ट होती है, एक छोटी सी डुग्गू गाड़ी रहती है, उस पर मतलब बहुत सारे यंत्र लगे रहते हैं, समझ लीजिए कम्युनिकेशन का, वायरलेस कम्युनिकेशन की फैसिलिटी रहती है। उस पर फिर डीटीएच के थ्रू कुछ ट्रांसमिट करना है तो उसकी भी फैसिलिटी रहती है। यूपीएस वगैरह, पावर वगैरह से एकदम लेस रहता है वो, सारा पूरा बैकअप रहता है, कैमरास वगैरह रहते हैं, लाइव फीड देता रहता है, फ्लड लाइट्स भी रहती हैं नाइट वगैरह में काम करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो स्पेशली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ही ऐसी टाइप की गाड़ी रहती है। उसके बारे में मैंने ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ क्योंकि देखा नहीं हूँ मैं उसको एकदम यूज़ होते हुए तो खाली मैंने वही देखा है, क्या नाम है, एम्बुलेंस देखा है। तुरंत पैसेंजर रिलेटेड अगर कोई इमरजेंसी रहती है तो एम्बुलेंस लेके सीधा रनवे से बाहर जाती है एक शॉर्टकट रास्ते से, तो वो चीज़ देखें। रेस्क्यू स्टेयर्स वगैरह तो देखे ही होंगे आप लोग। उसके अलावा जो छोटे मोटे टूल्स हैं जैसे प्रॉक्सिमिटी सूट्स वगैरह हो गए, या फिर रेस्क्यू बोट वगैरह हो गए, या ह्यूमन रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट हो गए हार्ट वगैरह से, या फिर कुछ भी बॉडी रिलेटेड इक्विपमेंट हो गए, तो वो सब भी रहता है इनके पास। तो बस बता रहा हूँ कि इक्विपमेंट्स क्या क्या मिलेंगे इनके पास, हाँ। और अभी जैसे कुछ टाइम पहले दिल्ली में एक किट यूज़ हो रहा है जिसका नाम डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट किट करके कुछ है, रिकवरी डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट, दिल्ली और बेंगलोर में यूज़ होता है। ये भी एक मतलब एक तरह का असिस्टेंस देता है जब भी कोई एयरक्राफ्ट इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट होता है, तो मतलब सपोर्ट टाइप का। इसके बारे में सर्च करके देखना, छोटी सी एक गाड़ी सी रहती है, इसकी भी ट्रेनिंग मिलती है, और ये टोइंग वगैरह कर सकता है एयरक्राफ्ट की, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये भी रनवे पे अगर कोई इमरजेंसी चाहिए रहती है तो ये भी एक तरह का सपोर्टिंग वो रहता है इक्विपमेंट। इससे रिलेटेड भी ट्रेनिंग वगैरह कराए थे जितना मेरे को याद है, मतलब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, यूज़ होते तो मैंने नहीं देखा, पर डिप्लॉय हो चुका है, यूज़ होता ही है। अब दिल्ली में तो पोस्टेड नहीं हूँ मैं, वहाँ वाले ज़्यादा जानते होंगे इसको। और इसके रिलेटेड वही मेडिकल असिस्टेंस वगैरह आप समझ लीजिए, और कुछ तो इतना अलग है नहीं, बाकी नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ, ये है कि इसमें थोड़ा फिज़िकल वर्क है, इसके फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट भी हैं वुमेंस के लिए, मेंस के लिए अलग अलग। इसके बारे में मैंने रिक्रूटमेंट वाली वीडियो में अच्छे से बताया था जिसमें रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट बता रहा था मैं। और इसका फायर का कोर्स भी अलग है, मतलब जो एग्ज़ाम है अलग हो रहा है, तो वो 2 चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। तो यही मेन है। इसके अलावा तो और मैं पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं तो हम लोगों का फायर वालों के साथ कांटेक्ट कब होता है, जब हमारी यूनिट का कुछ इंस्पेक्शन करना रहता है। फायर वाले आते हैं, वो मंथ में एक बार वो देखते हैं, हर साइट है जैसे हमारी रनवे पे, तो वहाँ जाते हैं हम लोग, असिस्ट करते हैं उनको, जाते हैं तो वो देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब सही है कि नहीं, फायर अलार्म वगैरह सही से काम कर रहा है कि नहीं। इंटेंशनली वो स्मोक या फायर क्रिएट करेंगे और देखेंगे अलार्म सही से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, ताकि जब भी कोई ऐसी फायर रिलेटेड
घटना हो तो अपने आप अलार्म सबको पहुंच जाए, है ना। तो इस टाइप का हमारा इंटरेक्शन होता है फायर वालों से। रूटीन वर्क है ये इनका, महीने में एक बार रहता है। तो हर साइड जाके ये देखते हैं सब फायर का सब सही साट चल रहा है कि नहीं। रडार वालों की अलग होगी, जो भी साइड पे जितने भी रहते हैं सबके लिए उनकी उनकी फायर वाली यूनिट रहती है ना। तो पर्सनल लेवल पे तो यही, पर्सनल भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब अपने यूनिट के लेवल पे ऐसा देखा है मैंने। तो वहाँ भी फायर वालों का रोल आता है। तो यही था। होपफुली आप समझ गए होंगे। इसमें पोस्टिंग वगैरह कहीं भी हो सकती है, किसी भी एयरपोर्ट में आग लग सकती है तो कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं आपको। और फिर उसके बाद इसका डेजिग्नेशन भी वैसे ही है, जूनियर एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करेंगे, फटफट ऊपर पहुंचते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्टैग्नेशन नहीं है ये सब सर्विसेज में। जैसे मैं बताया आपको, ATC CNS में ज़्यादा स्टैग्नेशन है, बहुत सारे लोग हैं। बल्कि ये सब कॉमन कैडर तो पहली बार बन रहा है, तो आप लोगों का प्रमोशन बहुत फास्ट रहेगा, 3-4 साल में तो होते ही रहेगा। हम लोग जैसे मैं CNS में हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं 4 साल में SM बन गया या फिर 4 साल में मैनेजर बन गया। 3 साल में असिस्टेंट मैनेजर तो पक्का है, लेकिन उसके बाद का पता नहीं, स्टैग्नेशन है क्योंकि, तो कब हो कब नहीं। बाकी लेकिन दूसरे सर्विसेज हैं उसमें ज़्यादा लीनियंट है। फिर और क्या इससे रिलेटेड, हाँ आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ ले लेता हूँ। काफ़ी लोग फॉर्म रिलेटेड बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी है उन्हें। अब मैं फॉर्म रिलेटेड तो कुछ कर नहीं सकता यार, क्योंकि उसमें आप लोग का मेन रोल आता है। अब नाम ही गलत कुछ लोगों ने कर दिया है, तो अब उस पर कैसे कर सकते हैं। नया फॉर्म भर के नए वाले जो रोल नंबर मिलेगा उसके एडमिट कार्ड पे पेपर दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अब पुराना वाले जो एडमिट कार्ड, जो भी पुराना वाला फॉर्म है उस पर एडमिट कार्ड आए तो उस पर अपीयर मत होना, ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब ये सब तरीके हैं। बाकी ऑफिशियली तो आपको मतलब ऐसे अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने ही गलती कर दी है, नाम गलत किया है। काफ़ी लोगों ने फादर्स नेम गलत कर दिया है, परसेंटेज बीटेक के। अब जो भी फॉर्म भरा गया है मान लो, लेकिन अब एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको टाइम देंगे वो चेंज करने का चीज़ें, एफिडेविट दे के या फिर कुछ भी दे के उस टाइम पे मतलब टाइम दे देंगे आपको करने के लिए। एकदम ही आप नाम गलत कर देंगे तो वो भी क्या कर सकते हैं उसमें, ऐसा हो जाएगा ना। तो केयरफुल रहिए थोड़ा, अच्छी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है इस पर, ऐसी मिस्टेक्स मत करिए, है ना। हो तो चलो ले लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस। ग्रेजुएशन, हाँ जिनका ग्रेजुएशन 2023 में हुआ है, डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही दिया है, ओरिजिनल तो नेक्स्ट ईयर देगा, तो क्या DV में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बोल देना अभी अभी पास आउट हुआ हूँ मैं, और मतलब टाइम दे देंगे वो आपको सबमिट करने का। ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत के तुरंत चाहिए, बहुत टाइम हो गया आपको पास आउट हुए तब ज़रूरत पड़ेगी। सर और क्या कोई कैंडिडेट अपना अकॉर्डिंग जॉब के लिए अदर स्टेट चूज़ कर सकता है या आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग होता है? आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग है वैसे तो देखा जाए, क्योंकि मेरा जो है मैं ज़्यादा MP साइड में रहता हूँ, लेकिन मेरा आधार कार्ड में एड्रेस छत्तीसगढ़ साइड का है, तो मेरे को ईस्ट रीजन दे दिया वेस्ट के बजाय, तो वो आधार कार्ड की वजह से हुआ है। जनरली ऐसा ही होता है, और आपको आपके जो जिस साइड से हैं उस साइड के ही पोस्टिंग दे देंगे शुरुआत से ही। जैसे साउथ साइड के हैं तो साउथ का ही कोई स्टेशन दे देंगे, स्पेसिफिक एक कौन सा देंगे कोई पता नहीं है। ऐसा भी होता है, नॉर्थ वालों को भेज देंगे या फिर साउथ वालों को ऊपर भेज देंगे, और रेयर कुछ एक आध दो लोगों के साथ ऐसा होगा, पर जनरली ऐसा होता है कि लोगों को रीजन वाइज बांट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लीज़ अमाउंट पे पूछा है किसी ने कि लीज़ इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी यू आर एलिजिबल फॉर 30,000 लीज़ लिमिट, डज इट इंक्लूड इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट? डिपॉजिट तो अलग से देते हैं, मतलब आपको देना पड़ेगा, डिपॉजिट भी देना पड़ता है। फिर लेकिन अथॉरिटी भी दे देती है, वो रिम्बर्स हो जाता है। और ये तो जो लीज़ लिमिट है ये तो मंथली रेंट रहेगा, इतने तक ले सकते हो आप रेंट। फिर लाइसेंस फ़ीस वगैरह कटता है आपका, और HRA भी जाएगा आपका, है ना, हाथ से। तो ऐसा भी होता है। तो मुंबई में नहीं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, लीज़ नहीं मिलेगी तो। क्वार्टर भी अभी बन रहे हैं धीरे धीरे। क्वार्टर से रिलेटेड कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। क्वार्टर तो यार अब मेरे को अलॉट नहीं हुआ है, जो अलॉट हुआ है वही बता सकता है। नए क्वार्टर्स बने वो बहुत अच्छे हैं, 2 BHK विद बैल्कनी है, तो वो अच्छे लगे मेरे को। तो मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं कुछ लोगों के, तो अच्छा लगा मेरे को। अब कभी हो पाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि पहले अब नहीं बने थे, 1 साल भी नहीं हुआ है शायद, 5-6 महीने ही हुए हैं। और
अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ हैं कंपेयर टू जो पुराने क्वार्टर्स थे, अभी वो बेटर होते जा रहे हैं। तो धीरे से और भी जो बाकी क्वार्टर्स हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। फिर देखिए ये फॉर्म से रिलेटेड फिर है, मेरा AIJE फॉर्म में सिग्नेचर हिंदी में है, क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है भाई, हिंदी में चलेगा। मतलब नाम वाम बस ना गलत करिए, बाकी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। लेकिन नाम से गलत हो जाएगा तो वो भी कैसे वेरीफाई करेंगे कि आप सही पर्सन हैं? आपका आधार कार्ड में कुछ और है, फिर एप्लीकेशन में अलग है, वो सब मत करिएगा बस। फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट पे वीडियो बनाइए। मेडिकल टेस्ट पे बना रखा है यार, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप, उसमें मिल जाएगा। AI की प्लेलिस्ट है जो। कंपैरिजन वीडियो बिटवीन RBI ग्रेड बी ऑफिसर एंड AIJE ऑफिसर। ग्रेड बी ऑफिसर तो अच्छी है पोजीशन यार, वैसे तो ग्रेड बी दोनों ही हैं, पर RBI में काफ़ी ज़्यादा सैलरी रहेगी यार आपको। मुंबई वगैरह में तो मैं जितना पता है मेरे को, इनका लीज़ वगैरह वहाँ मिलता है, कोलाबा वगैरह साइड में, या फिर मरीन ड्राइव का साइड का जो एरिया है ना, चर्च गेट वगैरह, वहाँ पर ज़्यादातर क्वार्टर्स हैं इनके। क्वार्टर नहीं बोलना चाहिए, लीज़ का फैसिलिटी वहीं मिलता है और अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है इनको, तो बेटर है। पर इनके पोस्टिंग लोकेशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। AI में तो आपको कहीं भी मिल सकता है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल AI पोस्टिंग लोकेशन के मामले में, पर सैलरी और लाइफ वगैरह ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है वहाँ मिल सकती है। पर ये अगेन ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं किया है RBI पे कभी, कोई RBI वाला ज़्यादा अच्छा बता सकता है ना। फिर उसके बाद भैया जूनियर एग्ज़ाम कॉमन कैडर वालों का ट्रेनिंग में क्या होता है, प्लीज़ रिप्लाई। ट्रेनिंग में यार वही ऑफिस वर्क ही सिखाएंगे आपको कॉमन कैडर में, क्योंकि सारे वही रिलेटेड हैं। ऑफिस वर्क, एक्सेल शीट्स, प्रिंट्स और ये सब, वर्ड वगैरह में, MS वर्ड वगैरह में काम करना, ये चीज़ें सिखाएंगे। जैसे फायर वगैरह होगा ही तो फायर में तो ड्रिल्स वगैरह परफॉर्म करना, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो सब पढ़ाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा करके, है ना। तो वो इमेजिन करिए उस पर। AI वैकेंसीज़ फॉर कॉमन कैडर JEE एवरी ईयर। नहीं भाई, हर साल तो नहीं, पहली बार है ये। कॉमन कैडर ऐसे नहीं होता था पहले ऐसा होता था कि जो भी प्रोफाइल आप कॉमन कैडर में देख रहे हैं ना, उनका अलग अलग रिक्रूटमेंट होता था। लैंड वालों का अलग हो गया, ऑपरेशंस वालों का अलग हो गया, कमर्शियल वालों का अलग हो गया, अब सबको एक साथ कर दिया है, बस ये बेनिफिट है। होपफुली अगले साल से रेगुलर आए इसकी भी वैकेंसीज़। और फिर ये देखिए फिर से एक है, अपलोडेड साइन एंड थंब विथ रिस्पेक्टिव KB एंड रेजोल्यूशन, बट आफ्टर डाउनलोडिंग फॉर्म दे आर ऑल ब्लर। कोई दिक्कत नहीं है, ब्लर भी चलेगा भाई, अब क्या कर सकते हो गया तो हो गया। ब्लड है तो भी चल जाएगा। मैंने कहा जैसे मेजर मिस्टेक्स आपके नाम वगैरह से रिलेटेड है। परसेंटेज भी ऐसा है कि ना 60% रिक्वायर्ड है नहीं, तो बस पास होना चाहिए, पर भी आप मिस्टेक्स ना करें तो बेटर है यार। और अब तो शायद डेडलाइन निकल गई है, 3 या 4 तारीख था आई गेस, तो अब सोचने पे उस पर बेनिफिट नहीं है। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अब, जो एग्ज़ाम है उसको निकालने में, क्योंकि एक ही स्टेप है, एक ही फेज़ है, कोई इंटरव्यू रिटर्न ऐसा कुछ नहीं है। पूरा जोर लगा के एक ही एग्ज़ाम निकलना है, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाथ में है जॉब। तो अब इस पे ध्यान ना देते हुए मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम्स पे ध्यान दें, एग्ज़ाम जो आने वाला है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहें, हाँ। तो बस उसी पे फोकस करने बोलूँगा अभी मैं। हाँ, OBC सर्टिफिकेट शुड बी नीडेड बिफोर एग्ज़ाम। नहीं, एग्ज़ाम के टाइम नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। फिर उसके बाद, डू वी नीड टू सबमिट बिल्स रिसिप्ट्स टू अवेल ऑल दीज पर्क्स एंड अलाउंसेज? फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ HRA, इज़ इट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द लैंडलॉर्ड अकाउंट और इज़ द कैश गिवन टू अस पर्सनली? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन का पहले बता दूं कि HRA जैसे आप रेंट है वो अथॉरिटी पे कर देती है लैंडलॉर्ड को, ऐसा आपके हाथ में नहीं देंगे, नहीं तो फर्जीवाड़ा शुरू कर दोगे तो ऐसा भी हो जाएगा ना। तो इसीलिए अथॉरिटी दे देती है, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, शुरू में रहेगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर देंगे तो अपने आप एक डेट पे उनको रेंट पहुंच जाता है, ऐसा है। तो किचकिच नहीं है कुछ, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो सबमिट बिल्स रिसिप्ट है पर्क्स और अलाउंसेस के, हाँ रहता तो है, बिल्स वगैरह ऑनलाइन कर सकते हो आप, सबमिट कर दोगे तो फिर मिल जाता है। बल्कि अलाउंसेस वगैरह में ऐसा है, पर्क्स तो ऐसे 35% मिल ही जाते हैं, ऐसा है ना।
फिर उसके बाद भाई कुछ सवाल था यार, हाँ बताओ भाई, कुछ सवाल है अगर कुछ, अगर ऐसा सवाल रहता है भाई जो पर्सनल आप लोगों को पूछना है तो मेल कर सकते हो। मेल आईडी तो मेरे चैनल पे है ही, अबाउट सेक्शन में लिखी हुई है, तो उस पर कर सकते हैं। 5 लाख सिक्योरिटी बॉन्ड का क्या सीन है? 5 लाख सिक्योरिटी बॉन्ड यार इस पर नहीं है, कॉमन कैडर में, फायर में बस है। ये उसी में रहता है, 3 साल का बॉन्ड होगा, बाकी किसी सर्विस में बॉन्ड नहीं है। तो अगर बॉन्ड का मतलब यही है कि अगर आपने छोड़ा 2-3 साल के अंदर में, तो आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। बॉन्ड मतलब इतना पैसा पे करना पड़ेगा अथॉरिटी को, लीगली आप बाउंड हो जाएंगे। फिर उसके बाद भाई, क्या हमें ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है फ़्लाइट से घर और घर से ऑफिस आने तक का, छुट्टी में घर जाने वक्त? नहीं यार, ये तो मैं भी इमेजिन करता था काश मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफिशियल अगर किसी काम से जा रहे हैं तब आपको मिल जाएगा। इकोनॉमी जो लोएस्ट फेयर होता है, इकोनॉमी क्लास, वो मिल जाएगा। ट्रांसफ़र्स वगैरह में जनरली ये होता है। पर्सनल लेवल पे आप चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। रेलवे के जैसे पासेस होते हैं ना, 1 पास 2 पास मिल गया, या 6 पास रहता है आई थिंक, साल भर का फैमिली को लेके जा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं रहता। एयरलाइंस क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर है ना, गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, तो वो ये लग्जरी नहीं प्रोवाइड करते हैं। इतना तो कर देते हैं कि ऑफिशियल वर्क पे आपको मिल जाता है। नहीं तो पहले ऐसा था कि सेकंड एसी वगैरह में मिलता था ट्रेन के, अभी ये कुछ टाइम पहले ही अपडेट होके फ़्लाइट्स वगैरह में हो गया JE लेवल से। नहीं तो ऊपर की पोजीशन में फ़्लाइट रिम्बर्समेंट था। तो घर जाते वक्त नहीं हो पाएगा, या आपको पर्सनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम विच इज़ नॉट इन एक्टिव, देन वाई इट इज़ टेकिंग प्लेस इन कंपैरिजन? यार कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ओल्ड पेंशन अलाउ कर रहे हैं, मेरे को आई थिंक एग्जैक्टली पता नहीं है, वो आप सर्च करके देख लेना। तो इसीलिए मैं थोड़ा कंपेयर कर देता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम कई जगह मिल रही है, तो वहाँ कुछ लोगों को पेंशन का चार्म रहता है ना कि आजीवन वाला पेंशन मिल जाए, तो उस केस में जा सकते हैं वो पेंशन वाले जॉब में शायद, तो उस लिए कंपेयर किया बस। यू शुड ट्राई डेविल मे क्राई 4 टू ओल्ड टाइम्स। हाँ यार, डेविल मे क्राई वैसे मैं सुना हूँ, वीडियो गेम के बारे में बात करें, पर इतना मेरे को एक्साइटिंग नहीं लगा। मेरा ज़्यादा ध्यान अभी थोड़ा कॉल ऑफ ड्यूटी में है, अभी जो आने वाला है। जो मैं अपने टाइम के गेम है वही खेलता हूँ ज़्यादा। अब वैलोरेंट भी किसी ने लिखा था कि वैलोरेंट खेलो, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग गेम है यार ये सब, और मेरी एज के लिए सही नहीं है। मैं थोड़ा अपनी एज वाले साइड में वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ। जैसे बताया, कॉल ऑफ ड्यूटी है एक मेरे दिमाग में, स्पाइडरमैन भी है, पर पता नहीं, उसको मैंने खेला नहीं है, ऐसे बस देखा है। कॉल ऑफ ड्यूटी देखता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, कभी खेलने का मौका नहीं मिला, तो मैं सोचा हूँ उसको कि खेलूँगा, पर सोचा ही हूँ, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया कि खेलना ही है। और फिर उसके बाद और सब वही रिलेटेड है, फॉर्म से रिलेटेड। लॉन्ग लीव्स मिलती हैं क्या वेकेशन वगैरह जाने के लिए ATC में? वैसे ATC और इसका कोई लेना देना तो नहीं है, हर डिपार्टमेंट में मिल जाती है। वही सी ऑफ अगर बन जाती है तो ज़्यादा छुट्टी मिल जाती है, नहीं तो CL के भरोसे रहना पड़ता है। CL मतलब 12 ही मिलती है साल की। अगर एक्स्ट्राज हैं आपके पास, एक्स्ट्रा ड्यूटी करें, तो उसको यूज़ करके आप लंबी छुट्टी बना सकते हैं। लंबी मतलब 10 दिन की बोल रहा हूँ मैं, ऐसे 15-20 दिन की या फिर 30 दिन की चाहिए आपको, तो फिर अर्न लीव्स डालनी पड़ेगी, है ना। लीव्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, एक वीडियो बनाया, उसमें देख लीजिएगा। फिर चलिए इतना ही है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, आप लोग कितने सारे क्वेश्चन करते हैं, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती, पूरा एक वीडियो 2-3 वीडियो लग जाएंगे मेरे को लगता है बताने में। पर जितना हो सके मैं कवर कर देता हूँ आप लोगों की क्वेरीज़ नए नए टाइप की, ताकि बाकी सारे वीडियोस भी आप देखें ना, तो आप लोगों का क्वेरीज़ क्लियर हो जाए। तो इतना ही है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ मैं आप लोगों की क्वेरीज़, ऐसे ही डाल दीजिएगा करिएगा। फिर मैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए सर्विस के बारे में वर्क प्रोफाइल बना दूँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।